Good morning, student. Today we started our chapter, history chapter, the French Revolution. तो मैं आपको पहले एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी अगर रेवोल्यूशन होता है तो उसमें आपके क्या है मेन आपके दो तीन कॉजेज होते हैं जो कि उस रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपका है सोशल रेवोल्यूशन, सोशल रीज़न। देन उसके बाद आपका क्या है सेकंड इकोनॉमिक। देन उसके बाद क्या है आपका पॉलिटिकल। ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए क्या है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे सोसाइटी स्टेबल नहीं थी। उनके टैक्सेस जो है जो किंग ने थे उन पे ज़्यादा इम्पोज किए थे। तो इसका ये रीज़न था कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं थी। देन उसके बाद क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी फ्रांस की वो काफ़ी डाउन जा रही थी, क्योंकि जो क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से पहले भी जो लुई 16 था वो काफ़ी वॉर में इन्वॉल्व था। देन वो वॉर में जो है इन्वेस्ट कर रहा था मनी को, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो रही थी। देन उसके बाद पॉलिटिकल रीज़न क्या था कि लुई 16 जो है वो खुद इंडिपेंडेंट जो है वो डिसीज़न नहीं लेता था। उसकी जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिया, तो वो उसके डिसीज़न लेती थी। तो क्या था कि भी पॉलिटिकल रीज़न भी एक ये था कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग जो है रूलर नहीं एस्टेब्लिश हो पाया। तो स्टूडेंट्स जो आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके मैं आपको नेक्स्ट जो अब मैं आगे करवाऊंगी टॉपिक आपको, उसमें मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करती चली जाऊंगी कि सोशल रीज़न कौन सा है, इकोनॉमिक कौन सा और पॉलिटिकल रीज़न कौन सा है। सो आप इस चैप्टर को जो मैं आपको ये करवा रही हूँ इन पॉइंट को पढ़ के, इन पॉइंट को देख के समझ के देन उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे। उससे आपको क्या होगा कि आपको चैप्टर को समझने में काफ़ी इजी होगा। देन उसके बाद आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट करोगे। और उसके बाद मैं आपको लेंथी क्वेश्चन करवाऊंगी 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। तो इससे आपका क्या होगा कि आप जब चैप्टर रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आपके खुद ही क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। और इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये चैप्टर एक स्टोरी की तरह रीड करना है, ठीक है। नॉट ए चैप्टर, इट इज़ लाइक ए स्टोरी, ठीक है। देन उसके बाद हम ये स्टोरी जो है या ये चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है बेटा कि जो आपकी जो टाइम पीरियड था, हम ये स्टोरी जहाँ से स्टार्ट करेंगे इन 1774 लुई 16, यानी कि लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन्स ऑफ द फ्रांस, यानी कि ये जो है वो इस फैमिली से बिलोंग करता था और एज ए किंग जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो मतलब एज ए रूलर एस्टेब्लिश हुआ तो उसकी एज ओनली 20 ईयर्स थी, ठीक है। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिया, यानी कि मैरिड विद मैरिड विद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एन ANTOINTE, यानी कि मैरी एंटोनियत के साथ जो है उसकी शादी होती है। और जब वो मतलब एज ए किंग एस्टेब्लिश हुआ तो उसकी एज जो थी आपकी 20 थी। अपॉन दिस सेशंस द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर्स, यानी कि जब वो जिस टाइम पे किंग बना तो उस टाइम पे उसका जो ट्रेजर था, जो उसका खजाना था, जो शाही खजाना था, वो अप्रॉक्सली ख़त्म हो चुका था, ठीक है। देन उसके बाद उसको इसके अलावा जो था कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड, अगर आप देखें तो क्या था कि लुई 16 ने जो थी उसका रीज़न क्या था कि लुइस जो आपका मेन आएगा कि लुई 16 हेल्प्ड द, या ये कह सकते हो कि फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस।
यानी कि देखो क्या था कि लुई 16 जो था वो बॉर्बन फैमिली से था। जब 20 इयर्स का था जब उसकी मैरिज हुई थी, मैरिज एंटोनियन जो ऑस्ट्रिया की जो है वो प्रिंसेस थी। देन उसके बाद आपका क्या था कि फ्रांस जब ये किंग बना तो जो उसका ट्रेजर जो था वो बिल्कुल ही एम्प्टी हो चुका था, बिल्कुल ही खाली हो चुका था। उसका रीज़न क्या था कि फ्रांस ने जो है वो 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, यानी कि 13 जो अमेरिका की कॉलोनीज थी, वो उनको इंडिपेंडेंट करवाने में जो है उसने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था अपनी आर्मी का सपोर्ट देकर। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या था, इसके अलावा जो है फ्रांस में जो है आर्मी को मेंटेन करने के लिए मेंटेनिंग मेंटेनिंग आर्मी, देन उसके बाद द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज़। इनको मेंटेन करने के लिए भी किंग को जो है वो मनी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। तो क्या था कि इसके लिए जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो है वो फ्री करवाई। देन उसके बाद आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट के लिए, रनिंग गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ऑफिस जो थे गवर्नमेंट के, और यूनिवर्सिटी के लिए जो है उन्हें काफ़ी मनी की ज़रूरत थी। तो इस कंडीशन में उसने क्या किया कि उसने जो है मेजर वुड बी सेटल्स फॉर फोर्स, मतलब उसने जो है पब्लिक पर जो है वो टैक्सेस जो है वो हाई टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर दिए थे। ठीक है। जो कॉमन पीपल्स थे उस टैक्स को जो है वो पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो स्ट्रगल करना स्टार्ट किया और जो है रिवोल्ट करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ये मेन एक रीज़न था आपका कि जो है हैवी टैक्सेस जो है इम्पोज किए गए थे। ठीक है। जिससे पब्लिक जो है उसे नहीं पे कर पा रही थी और वो जो है वो अगेंस्ट हो गई थी। देन उसके बाद आपका क्या था कि अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, ठीक है, आपकी मैं फ्रेंच सोसाइटी का बताती हूँ कि किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट थी। ठीक है। आपका हम देखते हैं, अगर ऊपर से हम स्टार्ट करें तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेट यानी कि फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है। इसमें आपके थे कैलर्जी में आपको बताती हूँ, वो थे जैसे कि आपके मंदिर में जो है पुरोहित वगैरह होते हैं, इसी तरह से बच्चे आपको पता होगा कि चर्च में जो थे वो प्रिस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट्स होते थे। तो ये कैटेगरी उनमें आती थी, जो चर्च के जो है प्रिस्ट होते थे वो इस कैटेगरी में आते थे, और उनकी जो पावर थी वो किंग के जो है इक्वली मानी जाती थी, या यू कैन से दैट द पावर ऑफ द क्लर्जी क्लास इज हायर देन द किंग। देन उसके बाद आपकी आती थी सेकंड स्टेट या सेकंड क्लास नोबेलिटी की। नोबेलिटी इसमें आपके वो आते थे जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, हायर पीपल हो गए, या लैंड ऑनर हो गए। ठीक है। यानी कि इसमें प्रेस्ट कह सकते हो आप। देन इसके बिग बिजनेसमैन मैन, या मतलब जो हाई कैटेगरी के जो लोग इसमें इंक्लूड होते थे। देन जो थर्ड स्टेट थी आपकी, उसमें आपका क्या आता था, जो सॉरी इसमें नोबेलिटी में बिग बिजनेसमैन नहीं कह सकते आप। इसमें इसमें आप कह सकते हो कि जो किंग के मिनिस्टर वगैरह जो थे इसमें वो इंक्लूड किए जाते थे। थर्ड स्टेट में जो थे आपके, इसमें जो है बिग बिजनेसमैन। देन उसके बाद आपके मर्चेंट, जो मैंने आपको सेकेंडरी में बताए थे, मर्चेंट। और आपका पीजेंट, मतलब अगर इस क्लास को डिवाइड किया जाए तो यानी कि ये फर्स्ट में आते थे, इसी के नीचे में आएंगे आपके ये पीजेंट, यानी कि जो किसान होते थे या फार्मर्स होते थे। देन उसके बाद आपके आर्टिशियन वगैरह जो होते थे, आर्टिशियंस वगैरह जो होते थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी क्लास आती थी। देन उसके बाद नोबेलिटी,
देन उसके बाद आपकी थर्ड कैटेगरी थी, उसमें बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट आते थे, और इसमें भी अगर क्लास डिवाइड करें तो हम पीजेंट, इसमें फार्मर्स जिसको हम बोलते हैं, और आर्टिशियन आते थे। देन उसके बाद क्या था, पीजेंट मेड अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन थी पीजेंट की वो आपकी 19% थी, 90% थी। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ दैम ऑन देयर लैंड दे कल्टिवेट, यानी कि इनके पास जो था वो लैंड बहुत ही कम था, ठीक है, स्मॉल लैंड था कल्टीवेशन के लिए। देन उसके बाद आपका 60% जो पीपल्स थे, 60% जो पीपल थे वो आपके लैंड ऑनर थे, लैंड ऑनर। देन उसके बाद आपका क्या था, एंड लैंड ऑनर, और या ये कह सकते हो कि रिचर्स पर्सन जो आते थे, रिचर्स मैन। देन उसके बाद आपका क्या था कि जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल, FEUDAL, यानी कि फ्यूडल सिस्टम, जिसको हम सामंतवाद भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि बच्चे, जैसे किंग था वो, जैसे हमारे ज़मींदारी सिस्टम इंडियन में बोलते हैं, ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो वैसे इसको सामंतवाद भी बोला जाता है, लेकिन फ्यूडलिज्म होता है सामंतवाद। अगर मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता देती हूँ, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ज़मींदारी जैसे होता है। जैसे किंग जो था वो अपने जो रिलेटिव्स होते थे या जो काफ़ी ब्रेव मिनिस्टर होते थे, उनको जो है वो कोई कई विलेज जो है वो दे देता था, जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट उन्हें मिलता था। तो दिस इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। ये आप 11th या 12th में इसको ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। तो क्या था कि लैंड जो थी वो